नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 हमारे संविधान को कई भागों और अनुच्छेदों में बांटा गया है। जिस तरह हम एक किताब को बांटते हैं चैप्टर्स और चैप्टर्स को बांटते हैं अलग अलग हेडिंग और इंडेक्स में, उसी तरह संविधान को सरलता से पढ़ने समझने के लिए हमने संविधान को कई भागों में बांट रखा है और उन भागों को भी और अच्छे से समझने के लिए हमने आर्टिकल यानी अनुच्छेद में बांट रखा है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 पार्ट 3 में आता है, जो जिसके अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं, टोटल आर्टिकल अनुच्छेद आते हैं 12 से लेके 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में आया है, इसकी प्रेरणा हमें मिली थी यूएसए के एक संविधान से, जो कि वो कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। उन्होंने नाम दिया था बिल ऑफ राइट्स, हमारा है फंडामेंटल राइट्स। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के महत्वपूर्ण विशेषताओं की, फीचर्स की। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे वो है सम टू सिटीजन एंड रेस्ट टू ऑल। तो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कुछ तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलते हैं। बाकी कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी को, कंपनियों को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज सभी को मिलते हैं। दूसरा आते हैं वो है एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड। अब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है वो एब्सोल्यूट है, यानी कि वो क्वालिफाइड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो पूर्णता लागू नहीं होता, वो उस पर कभी किसी सिचुएशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन या रोक टोक लगाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जो बाधाएं अगर फंडामेंटल राइट्स कभी भी अगर आपके रोके जाते हैं या उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन या बाधा लगाई जाती है और वो बाधा सही है या बेफालतू में लगा दिया गया, इसका डिसीजन या इसका फैसला कौन करेगा? हमारी कोर्ट्स करेगी। जैसे कि आप देखिए कभी इमरजेंसी होता है, अभी आप करंट एग्जांपल ले सकते हैं लॉकडाउन का। लॉकडाउन भी हमारे लिए एक इमरजेंसी है। इसमें देखिए आपके फंडामेंटल राइट्स को रोका गया, जैसे कि आपको घूमने का अधिकार नहीं है, लॉकडाउन में आप घर में थे, आप कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते थे, आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो आप फंडामेंटल राइट्स आपके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, लेकिन ये लीगल है। इसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में याचिका नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड नहीं है, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। जो कि रिस्ट्रिक्शन या बाधा लगाई गई है वो रीजनेबल है या नहीं, उसे कौन डिसाइड करेगा? हमारी कोर्ट्स डिसाइड करेगी। अगली विशेषता देखते हैं, वो ये है कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार निगेटिव अप्रोच के हैं, कुछ पॉजिटिव। कुछ निगेटिव यानी नकारात्मक है और कुछ पॉजिटिव मतलब सकारात्मक है। जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो राज्य को रोकते हैं कुछ काम करने से, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो राज्य को मजबूर करते हैं कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। अब यहां जब मैंने वर्ड यूज किया राज्य या स्टेट, उसके लिए आप देख लें आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट्स में ही आता है वो डिफाइन करता है स्टेट। हम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत बार हम ये वर्ड स्टेट या राज्य प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो हमें जान लेना जरूरी है कि आर्टिकल 12 या स्टेट होता क्या है। आर्टिकल 12 स्टेट डिफाइन किया गया है संविधान के द्वारा, ताकि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़े और उसमें वर्ड स्टेट आए तो समझ लें कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट की डिफिनेशन ये है कि जितनी भी सरकार है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, स्टेट की लेजिस्लेचर है, लोकल बॉडीज अथॉरिटीज हैं, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हुआ, पंचायती राज हुआ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ, पार्लियामेंट हुआ, एलआईसी है, उसका जितनी अथॉरिटीज है हमारी एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, ये सब स्टेट के अंतर्गत आती हैं या ये सब ही स्टेट हैं। तो आर्टिकल 12 में जब भी हम बात करेंगे स्टेट या राज्य की, तो आप समझ लें इन सबको ही स्टेट कहा गया है या डिफाइन किया गया है। उसी तरह आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 लॉ यानी कानून है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि जो भी कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उन कानूनों को हम खारिज कर देते हैं, उस कानून को नहीं मानते हैं। तो कौन किस किस चीज को आप कानून कहेंगे, ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में आप आगे देखते होंगे लिखा है केशवानंद भारती केस 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क केस हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि प्रियम्बल को भी केशवानंद भारती केस में ही कहा गया था कि हाँ, प्रियम्बल जो है वो संविधान का इंटीग्रल यानी कि अंदरूनी हिस्सा है। उसी तरह केशवानंद भारती केस 1973 ने कानून के बारे में भी कहा कि जो भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम आते हैं वो भी कानून के अंतर्गत आते हैं, वो भी कानून है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारे कानून बदले जाते हैं और नए कानून पारित होते हैं। तो संशोधन अधिनियम जो है वो भी कानून आर्टिकल 13 के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर आप कोई भी संविधान का संशोधन करके नया कानून लाते हैं और वो नया कानून अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसको भी नल एंड वाइड यानी खारिज कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 12 और 13 जब डिफाइन हो गया तो हम फिर से आते हैं अपने विशेषताओं पे। फंडामेंटल राइट की और विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। वो जस्टिसेबल और परमानेंट भी है। हमारा जो
फंडामेंटल राइट है वो परमानेंट है। हमने बात की हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड यानी कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की सिर्फ सांसद कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है। ये परमानेंट है, इसको हटा नहीं सकता, और ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब क्या है? अगर किसी ने भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके उसके खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि उन्हें टाला जा सकता है, रोका जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। पर इमरजेंसी के दौरान भी सिर्फ एक्सेप्ट आर्टिकल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये दोनों ऑब्सोल्यूट हैं। और जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 जो है वो सस्पेंड कब होगा? जब कोई वार यानी युद्ध होगा या फिर किसी बाहरी आक्रमण का अंदेशा होगा, तभी आर्टिकल 19 को हम अनुच्छेद 19 को सस्पेंड करेंगे। उसके बाद आते हैं एक और विशेषता है जो है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी फोर्सेस को चाहे तो उनका फंडामेंटल राइट्स रोक सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 34 जो कि है मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 जो कि हमारा मार्शल लॉ है, वो कहता है कि किसी भी एरिया में, टेरिटरी में या पूरे देश में जहां भी मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री का रूल लागू होगा, वहां पे जब तक फिर से वापस नॉर्मल नहीं जाती, शांति नहीं आ जाती है, तब तक वहां मिलिट्री का रूल, आर्मी का रूल ही रहेगा और फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये थे हमारे सारे फीचर्स और विशेषताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फंडामेंटल राइट से, जो कि आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। 12 और 13 हमने डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 12, तो अब तक हमने देखा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को अवेलेबल है, कुछ ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी और इंडिविजुअल्स को भी अवेलेबल है। तो हम सिर्फ उन आर्टिकल्स को पहले देख लेते हैं जो ऐसे हैं जो सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ सिटीजन्स यानी भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार नागरिकों को ही मिलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 वो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है उसे रोका जाएगा, चाहे वो भेदभाव किसी भी आधार पे हो, चाहे वो भाषा के आधार पे, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, सेक्स के नाम पे, बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। या दूसरा है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 जो कहता है कि हर नागरिक को बराबरी का अवसर मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर किसी नागरिक को बराबरी का अवसर मिलेगा सरकारी या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या रोजगार में। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको 6 ऐसे अधिकारों के से सुरक्षा मिलेगी जो जुड़े हुए हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, अपने बोलने और आपके हाव भाव को, अपने विचार को प्रकट करने से, असेंबली यानी कि कहीं भी इकट्ठा होने से, एसोसिएशन कोई समूह बनाने से, मूवमेंट यानी कि आप अपने ही देश में आजादी से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रेसिडेंस यानी रेसिडेंस माने कहीं भी आप रह सकते हैं, अपना निवास कर सकते हैं, प्रोफेशन माने कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो इन 6 प्रकार की जो आपको राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, वो मिलते हैं अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 ये तीनों प्रकार के जो आपको अधिकार मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलते हैं। अगला हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 जो कहता है कि वो जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा करेगा, उनके स्क्रिप्ट को, उनकी भाषा को, उनके संस्कार को की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 29 कहता है माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के। अनुच्छेद 30 भी माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों की बात करता है, वो कहता है 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने देखा था कि 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक तो है। तो हमने 12 दिखा कि वो डिफाइन करता है राज्य यानी कि स्टेट को, आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 डिफाइन करता है लॉ यानी कानून को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से 32 तक की। 33, 34, 35 हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमने लिखा है वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक यानी बराबरी का अधिकार। फिर आपका आता है फ्रीडम, आजादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में है। उसके बाद आता है आपका अधिकार जो आपको एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण से बचाए, अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ आपका अधिकार है दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी भी हमारे देश में, हमने पढ़ा था प्रियम्बल में कि हमारा देश कैसा देश है, सेक्युलर देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, इसलिए धर्म की आजादी भी एक अधिकार है जिसको दिया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
आकृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो कि 29 और 30 में दिया गया है। उसके बाद आपका आखिरी आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। आप देख रहे होंगे आर्टिकल 30 के बाद सीधा 32 है, 31 गैप है। पहले क्या था, हमारा एक और आर्टिकल इसमें जुड़ा था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन उसको हटा दिया गया है। आर्टिकल वो था आर्टिकल 31 जिसको हटा दिया गया है। तो ये थे हमारे इतने फंडामेंटल राइट्स। अब हम डिटेल में एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट हमारा है नंबर 1 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दोनों बात समझने की है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, और ये आता है हमारा अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 में आता है। तो जो हमने आर्टिकल 14 लिया है इसमें दो चीजें, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई बराबर है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की बराबरी से हर किसी के कानून की रक्षा की जाएगी एक बराबर ही, और हर कोई कानून की नजर में बराबर है। ये दो चीजें दी गई है अनुच्छेद 14 में। पहली जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ वो हमने ब्रिटिश से लिया है, वो हमने ब्रिटिश से इंस्पायर होकर ये फॉलो किया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हम इंस्पायर हुए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां से हमने लिया है। पहला जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। दूसरी बात वो ये कहता है कि कोई भी इंसान हो, हर कोई कानून के सामने एक आम इंसान जैसा है, वो कानून के सामने बराबर है। अगर तीसरी बात जो कहता है वो ये कि कानून के समक्ष अमीर गरीब ऊंचा नीचा ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल यानी सरकारी या गैर सरकारी हर प्रकार का इंसान कानून के सामने बराबर है। ये कहता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि हमें लोगों की बराबरी से, सबका बराबर से कानून की रक्षा करनी चाहिए हर किसी की। इसके लिए क्या करना होगा, हर कोई, जब हम जानते हैं कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही भारत देश में हर कोई बराबर नहीं है। कुछ पिछड़ी जातियां हैं, कुछ जनजातियां हैं, कुछ ऐसे समूह हैं जो गरीब हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी बराबर लाना है। इसका मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से वो मजबूत और संपन्न है, कुछ ऐसे नहीं है। तो उनका उत्थान करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें क्या है, पहले जो लोग कमजोर हैं उनको सजग बनाया जाएगा, ताकतवर बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा कानून के द्वारा, ताकि वो इक्वली हर किसी के साथ बराबरी में आ सके। ये कहता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद हम देखेंगे ये कि जो हमारा ये कानून है बराबरी का, इक्वालिटी का जो कानून है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, उसमें कुछ अपवाद भी हैं, यानी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो सबसे पहला अपवाद जो है वो है अनुच्छेद 361 आर्टिकल 361। अनुच्छेद 361 एक अपवाद है जिसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, भारतीय गवर्नर को, राज्य के गवर्नर को और भारतीय राष्ट्रपति दोनों को ही कुछ विशेष छूट मिलते हैं जो इक्वालिटी को हनन करते हैं, अपवाद हैं। वो कैसे हैं, आता है हमारा अनुच्छेद 105 जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर को कह लीजिए पार्लियामेंट को ये छूट है कि वो जो कुछ भी कह रहा है या वोट दे रहा है पार्लियामेंट में, उसके लिए वो कानून में या कह लीजिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर को यानी राज्य को भी अनुच्छेद 194 यानी आर्टिकल 194 के तहत उसको भी ये सेम छूट है कि वो जो भी कह रहा है या वोट दे रहा है किसी के अगेंस्ट या किसी बिल को सपोर्ट में, उसको लेके वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। तो अनुच्छेद 105 जो कि पार्लियामेंट पे लागू है, अनुच्छेद 194 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य पे लागू है, और अनुच्छेद 361 जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे लागू है, ये तीनों अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, वो है नंबर 2 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। यहां दो चीज बहुत महत्वपूर्ण देखने की, ध्यान देंगे, डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा है ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड, किस बेसिस पे, ओनली वर्ड यूज है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। बाकी अगर चाहें तो हम और आधारों पे भेदभाव कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी इंसान को नौकरी पे रखना चाहते हैं तो आप उसमें भेदभाव नहीं करेंगे कि वो इंसान गोरा है या काला है, वो किस धर्म का है, वो किस जात का है, या वो पुरुष है या महिला है, उसका जेंडर क्या है, या वो कहाँ का है, वो इस राज्य का है या उस राज्य का है, आप नहीं भेदभाव करते। लेकिन अगर आप भेदभाव करते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसकी योग्यता क्या है, तो वो कानूनन जुर्म नहीं है, वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। मौलिक अधिकारों का हनन तब होगा जब किसी व्यक्ति
के साथ भेदभाव किया जाए, सिर्फ इन्हीं 5, इसीलिए वर्ड यूज किया गया। 2 वर्ड बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा था, एक है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा वर्ड है ओनली। अगर इन दोनों के इन 5 के आधार पे ही अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ही मौलिक अधिकार का हनन होता है। बाकी अगर किसी और आधार पे अगर कोई इंसान भेदभाव कर रहा है या डिफरेंस कर रहा है तो वो मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। अब आप देखने की बात यह है इसमें कि जो ये प्रोविजन है ये स्टेट और प्राइवेट दोनों पे लागू है। स्टेट हमने डिफाइन किया है, स्टेट माने क्या है, आर्टिकल 12 में हमने बात कर ली है कि स्टेट माने होता है चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पार्लियामेंट, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे लोकल जो बॉडीज होती है हमारी जैसे कि ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, चाहे वो स्टेचुटरी बॉडी है जैसे कि LIC है, ONGC है, इन सबको मिला के या इनमें से कोई भी एक हमारे स्टेट या हमारे राज्य को परिभाषित करती है, राज्य बनाती हैं। तो ये जो हमारा आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, ये दोनों पे लागू है, प्राइवेट इंसान पे, एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी पे भी, और किसी भी स्टेट भी। अगर कोई स्टेट यानी कि कोई कंपनी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेट करता है कि नहीं चाहिए हम आपको नौकरी नहीं देंगे क्योंकि आप इस रिलीजन के हैं, इस कास्ट के हैं, ये रेस है आपका, तो वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। और अगर कोई इंडिविजुअल भी आपको इसकी वजह से आपका भेदभाव करता है तो भी हनन हुआ। कि जैसे कि आर्टिकल 14 में अपवाद थे, उसी तरह आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में भी अपवाद है। इसमें 3 अपवाद ये हैं कि अगर राज्य चाहे तो वो एक स्पेशल प्रोविजन बना सकता है औरतों और बच्चों के लिए, चाहे तो वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है ताकि किसी भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास है उनको बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हुआ या शेड्यूल ट्राइब हुआ या कोई भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हुआ, उनके उत्थान के लिए कोई स्पेशल कानून अगर बनाता है राज्य, कोई उन्हें रिजर्वेशन देता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में, चाहे कॉलेजेस में, चाहे स्टडीज में, चाहे और किसी अपॉर्चुनिटी में, तो वो भी जो होगा वो आर्टिकल 15 का हनन नहीं होगा, वो भी एक अपवाद है। वो भी हम करते हैं ताकि ऐसे लोग, हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो जो पिछड़े हैं उनको बराबरी में पहले लाना है, ये भी एक कानून है, ये उनका हक है कि उन्हें भी बराबरी ला जाए। इसीलिए उनको बराबर लाने के लिए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो तो ही आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। अथवा अगर कोई स्पेशल, कोई विशेष कानून बनाती है सरकार औरतों के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, या किसी SC के लिए, ST के लिए, या OBC के लिए, या कोई और एडवांसमेंट यानी कोई और सिटीजन्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए बनाती है, तो उसको मौलिक अधिकार का हनन नहीं कहा जाएगा। अनुच्छेद 15 में एक चीज हम देखेंगे कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 यानी 93वां संशोधन अधिनियम एक्ट 2005 का हम देखेंगे कि उसने क्या किया। हमने अभी बात की कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए चाहे तो कोई विशेष कानून बना सकता है राज्य या केंद्र सरकार, तो उन्होंने पारित किया, एक अधिनियम लाया जिसके तहत 27% कोटा मिलेगा। किसको मिलेगा? अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनको अब 27% रिजर्वेशन या कोटा मिल जाएगा। और इसमें क्या हुआ, बाद में एक क्रीमी लेयर आया। अब क्रीमी लेयर बात समझने की बात यह है, वो सभी OBC में कुछ ऐसे थे जो इकोनॉमिकल लेवल से आर्थिक स्थिति उनकी नीचे थी, और कुछ ऐसे थे जो अच्छे रिच थे, उनके पास चाहे वो एम्प्लॉयमेंट थी कहिए, चाहे उनके पास रोजगार था, चाहे वो किसान थे तो उनके पास जमीनें ज्यादा थी या उनके पास व्यापार था। तो जो लोग क्रीमी लेयर यानी कि मक्खन, जैसे कि हम दूध, क्रीमी लेयर आपको ऐसे समझिए जिस प्रकार दूध है उसके ऊपर मलाई जम जाती है, उसी तरह OBC पूरा एक समूह है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहे वो व्यवसाय करके, चाहे वो सरकारी नौकरी के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से वो इक्वल है, वो आगे हैं, तो उन लोगों को हटा दिया जाता है और बचे हुए लोगों को 27% हम आरक्षण देंगे। तो थर्ड वाला है हमारा अनुच्छेद 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी रोजगार है उसमें हम बराबरी से हर किसी को मौका यानी कि अपॉर्चुनिटी देंगे। जिसके लिए क्या हुआ, इन्होंने कई सारे कमीशन बैठाया है, मंडल कमीशन और आफ्टर मैथ हम देखना जरूरी है। इन्होंने क्या किया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन लाया जिसके चेयरमैन हमारे कौन थे, BP मंडल, और ये क्या थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे। और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि जो हमने अभी तक 27% दिया है कोटा, इसमें क्या कितने लोग बच रहे हैं, या सभी लोग कवर हो जा रहे हैं, या अभी भी कोई बच रहा है जो गरीब है, जो नीचे है, उसको भी बराबर करना है। तो इसके लिए एक कमीशन बैठाया गया, इंक्वायरी के लिए मंडल कमीशन बैठाया गया। मंडल कमीशन इसलिए क्योंकि जो चेयरमैन थे वो BP मंडल थे, उन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम रखा गया BP मंडल या मंडल कमीशन। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे।
और इन्होंने रिकमेंड किया कि जो 27% कोटा है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो ओबीसी के लिए दिया जाए और टोटल रिजर्वेशन जो है वो कितना रहे 50 है किसी भी जॉब के लिए। तो माना कि उस जॉब में 100 सीटें हैं तो 100 सीट में से 50 सीटें आप रिजर्व कर दीजिए, जिसमें 27 सीटें यानी 27% 27 सीटें ओबीसी के लिए रहेगी, बची हुई 23 सीटें एससी एसटी के लिए रहेगी और 50% जो रहेगा वो बचे हुए जनरल्स के लिए रहेगा। तो ये रिजर्वेशन इन्होंने डाल दिया, रिकमेंडेशन दिया है मंडल कमीशन ने। उसके बाद क्या हुआ 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई और उन्होंने फिर कुछ चेंजेस लाए। उन्होंने कहा 27% कोटा तो हम देंगे ही, पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे हम 10% रिजर्वेशन और देंगे उन गरीबों को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मना कर दिया और 27% कोटा रहा और 50% टोटल है। जिसमें एक आप कह लीजिए एक अपवाद है, वो है 76वें अमेंडमेंट एक्ट 1994 में आया, जब तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया और कहा गया इसमें बदलाव नहीं आएगा। क्यों? यह है कि 50% सिर्फ 50% ही रिजर्वेशन होना चाहिए टोटल सीट्स का। लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया, उसने 69% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 हमें हक देता है कि किसी के साथ भी कोई छुआछूत नहीं होगा और इसकी प्रैक्टिस भी बंद कर दी जाएगी, प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। तो इसके तहत क्या क्या हमें मिलता है कि किसी भी इंसान को कहीं भी घुसने से, जाने से, आने से मना नहीं किया जाएगा। किसी भी इंसान को मना नहीं किया जाएगा कि वो शॉप में, होटल में या किसी भी पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह पे जा सके। लास्ट वन आता है पांचवा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी भी प्रकार की टाइटल आप नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल ही लगा सकते हैं, टाइटल्स नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ऐसे टाइटल्स जो पहले थे उनको एबॉलिश कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको इक्वालिटी की फील हो। ऐसा हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना राइट टू फ्रीडम। तो पहला हमारा जो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है वो आता है फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। 6 अधिकारों का प्रोटेक्शन करना। ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अपने अभिव्यक्त की आजादी है पहली, बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की। दूसरी है असेंबली यानी, तीसरा है एसोसिएशन यानी समूह बनाने का, चौथा है मूवमेंट यानी चलने फिरने का, पांचवा रेसिडेंस आपका रहने का, निवास का, और लास्ट वन है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन यानी व्यवसाय का। तो हम इनको एक के बाद एक समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या है? हमें हर अभिव्यक्ति को आजादी है कि वो अपने विचारों को या किसी और के विचारों को व्यक्त कर सकता है, बता सकता है, फैला सकता है। इसमें आपका आता है प्रेस की फ्रीडम, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की फ्रीडम, आपके टेलीफोन कन्वर्सेशन यानी आपकी फोन पे की गई बातों को रिकॉर्ड ना किया जाए, इसका भी अधिकार है। चुप रहने का भी अधिकार है, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप किसी मुद्दे पे बोलें या अपने विचार व्यक्त करें। अगर आप चाहें तो अपने विचार व्यक्त करें, ना चाहें तो आप साइलेंस भी रह सकते हैं, चुप भी रह सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में। अगर किसी भी नागरिक के पास यह अधिकार है कि वो चाहे शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी हथियार के अगर असेंबली करना चाहे, एकत्र होना चाहे, तो वो एकत्र हो सकता है, जुलूस निकाल सकता है, प्रोसेशन निकाल सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है, पर बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण तरीके से। पर किसी भी अवस्था में अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग हथियार के साथ या बिना शांति बनाए हुए कोई उपद्रव मचाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कानून के कार्यों में बाधा आता है या नए कानून को लागू होने में बाधा आती है, तो उसे अपराध माना जाएगा। उसे आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली या समूह बनाने की आजादी नहीं मानी जाएगी। अगला आपका आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, समूह बनाने की आजादी। इसमें क्या होता है? हर नागरिक को यह आजादी है कि वो अपने लिए समूह बना सके, ग्रुप बना सके, यूनियन बना सके, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सके। एग्जांपल पे आप जान लीजिए अमूल, पीता इंडिया जो आपका है, ये भी आनंद मिल्क यूनिवर लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है अमूल आपका। तो ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार आपके पास है, आप वो बना सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप देखिए इंडिया में हम कहीं भी जाते हैं, विंटर्स में आप जाते हैं घूमने, समर्स वेकेशन में घूमने जाते हैं, आप कभी भी देश के अंदर कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का स्पेशल वीजा या कोई परमिशन नहीं चाहिए, आपको बस टिकट चाहिए होता है या ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, चाहे आपकी वो प्राइवेट मीडियम हो या गवर्नमेंट मीडियम हो। पर आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो आपको वीजा चाहिए। तो इंडिया के हर नागरिक को यह आजादी है कि वो देश की टेरिटरी के अंदर कहीं भी, देश की टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकता है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, जिस तरह आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी इंसान मूवमेंट की आजादी है, उसी प्रकार इंसान को रहने की भी आजादी है। वो चाहे तो किसी भी राज्य में जाके कहीं भी रह सकता है, बस सकता है, वहां का रेसिडेंस हो सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हमें आजादी है कि
हम कोई भी व्यवसाय उठा सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब करें, हम प्राइवेट जॉब करें, हम सोशल सर्विस करें, हम किसी भी सेक्टर में किसी भी चीज को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, कोई कंपलसरी रूल नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दूसरा जो ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा है सेकंड वन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। किसी भी अपराध में आप अगर गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास प्रोटेक्शन है, जो अनुच्छेद 20 कहता है। इसमें 3 प्रकार है, ए बी सी, जैसा आप देख रहे होंगे, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बी नो डबल जियोपार्डी, सी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इन तीनों का समझ लेते हैं हम। पहला जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वो कहता है कि किसी भी इंसान को किसी भी जुर्म के लिए सजा जब आप देंगे, तो बाद में अगर उससे रिलेटेड कोई कानून बनता है, तो आप उस इंसान को वो सजा भी बढ़ा नहीं देंगे या दोबारा वो सजा नहीं देंगे। एक बार बने हुए कानून से के द्वारा जब इंसान ने वो जुर्म किया, तब जो कानून है उसके अकॉर्डिंग आप सजा देंगे, बाद में चेंजेस आने से सजा में आप चेंज नहीं लाएंगे। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, ये कहता है कि एक इंसान को किए गए सजा के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिल सकती है उसको। तीसरा कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये कहता है कि किसी भी इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, वो खुद के सेल्फ माने खुद ही के खिलाफ गवाही देने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। सी वाला है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें ये नहीं आता है कि आप किसी से साइन नहीं ले सकते, उसका ब्लड का स्पेसिमेन यानी खून नहीं ले सकते। अगर आप जरूरत पड़ती है तो पुलिस चाहे तो इंसान का सिग्नेचर, उसका थंब इंप्रेशन, अंगूठे का छाप, उसका सिग्नेचर, उसकी हैंड राइटिंग, उसका ब्लड सैंपल ले सकता है। वो सी कैटेगरी में यानी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आता है। वो इंफॉर्मेशन होती है, वो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जो ले सकती है, लेकिन किसी इंसान को आप बात नहीं बना सकते कि वो अपने खुद के खिलाफ गवाही दे या गवाह बने। उसके बाद तीसरा आता है थर्ड वन, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हमारा ये कहता है कि हर इंसान को, व्यक्ति को आजादी है जीने की, आजादी है स्वतंत्रता से जीने की, पर्सनल लिबर्टी की है। तो इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस रहे हैं हमारे पास, गोपालन केस और मेनका केस। पहला जो आपका आता है गोपालन केस, वो आता है 1950 में। गोपालन केस 1950 में क्या करता है, अनुच्छेद 21 को बहुत ही नैरो या कह लीजिए संकुचित परिभाषा देता है, जिसमें वो कहता है कि इंसान की आजादी और व्यक्ति की आजादी है, इसका कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना के इसमें बदलाव लाता है, तो वो ये नहीं देखेगा कि कानून सही है या गलत है। इसका मतलब एक नैरो या एक घिरा हुआ पर्सपेक्टिव है अनुच्छेद 21 का। 1950 में गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी। लेकिन उसके बाद मेनका केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को पूरा विस्तृत रूप से डिफाइन किया और इसकी महत्व, इसको बहुत ही एलोबरेट तरीके से एक्सप्लेन किया कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब यह है कि हर खुशी, हर सुविधा, हर इज्जत के साथ जीने का अधिकार रहे, जिसमें इंसान की लाइफ को मीनिंग मिले, एक एम मिले। तो इसमें उन्होंने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, इंसान को जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, शेल्टर का, हेल्थ का, सोने का। इसमें टोटल 34 अधिकार दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी की अधिकार है आपको, फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन का अधिकार है। इसीलिए देखिए आप कभी भी आजकल देखिए शादियों में 10 से 11 बजे के बाद डीजे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को नॉइस पोल्यूशन का अधिकार है कि उसके कानों में आप नॉइस पोल्यूशन ना करें। तो 10-11 बजे के बाद इंसान सोता है आमतौर पर, और तब अगर डीजे या लाउड म्यूजिक बजती है तो इंसान को इरिटेशन होता है, परेशानी होती है। तो इंसान के 34 ऐसे अधिकार है छोटे छोटे पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में, जिसमें सोने का अधिकार है, प्राइवेसी का इसका अधिकार है, लाइवलीहुड यानी जीने खाने का अधिकार है, शेल्टर का, हेल्थ का, उसके बाद एग्जीक्यूशन का, अब्रॉड घूमने का, हर चीज का इसमें अधिकार दिया गया। पूरे 34 लिस्ट है। तो उसके बाद हम आते हैं चौथे पे, राइट टू एजुकेशन, जिसमें आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में आर्टिकल 21 में ही राइट टू एजुकेशन भी दिया है। इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अनुच्छेद में संशोधन लाया, राइट टू एजुकेशन लाया, जो कि अनुच्छेद 21A में आता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देखेंगे, राइट टू एजुकेशन ब्रैकेट में है ए मींस आर्टिकल या अनुच्छेद 21, फिर सब ब्रैकेट में ए। तो 21A जो है वो आया था अधिनियम एक्ट के तहत 2002 में। इसने क्या किया, राइट टू एजुकेशन कंपलसरी कर दिया और कह दिया कि जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री होगी। तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें अनुच्छेद 45 के तहत जो चिल्ड्रंस के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, उसको इन्होंने फंडामेंटल आर्टिकल बना दिया और कह दिया कि हर बच्चों के लिए पढ़ने का अधिकार रहेगा, कंपलसरी एजुकेशन रहेगी हर बच्चे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अनुच्छेद 22 है, 5वां हमारा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 चीजों को ध्यान देनी है, वो है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन माने आप किसी भी इंसान को किस अधिकार पे पकड़ सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो 2 आधार है, एक है प्यूनिटिव, एक है प्रिवेंटिव।
प्यूनिटिव माने अगर किसी इंसान ने कोई जुर्म या अपराध किया है तो उसकी वजह से आप उसे डिटेन करेंगे। जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि किसी इंसान ने पिछले बीते हुए अपने लाइफ में उसने कोई ना कोई जुर्म किया होगा या वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पे है और आने वाले समय में ये शक होता है या संदिग्ध होता है कि वो फिर से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो प्रिवेंशन के तौर पे, बचाव के तौर पे हम पहले ही ऐसे व्यक्तियों को डिटेन कर लेते हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के, उन्हें हम डिटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ हमारे क्या क्या अधिकार हैं। इसमें मूलतः दो कैटेगरी हैं, एक है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। पहला वन आप देख रहे हैं प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23। दूसरा है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आप कोई बेगर या फोर्स लेबर या जबरन मजदूरी करवा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास अधिकार है, अनुच्छेद 23 है। इसमें क्या किया है इन्होंने, बेगर को डिफाइन भी किया है। बेगर वो कोई व्यक्ति है जिसको मजबूरी से काम करना पड़ रहा है बिना किसी मजदूरी या श्रम के हिसाब से। तो करते क्या थे लोग कि बधुआ मजदूरी, आपने सुना बधुआ मजदूरी करवाते थे या फिर इंसान से काम करवाएं और उसकी तुलना में उन्हें या तो वो वेजेस यानी कि मजदूरी देते ही नहीं थे या तो बहुत कम मजदूरी देते थे, उसको भी एक फोर्स्ड लेबर ही कहा गया। तो इन सब को हटाने के लिए आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23 है, और अनुच्छेद 23 के वजह से कई सारे कानून आए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट आया 1976 में, मिनिमम वेजेस एक्ट आया 1948 में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया 1970 में। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट आए हैं। और अनुच्छेद 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये कहता है कि किसी भी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को आप किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं जो कि नुकसानदायक या हजार्डस हो, जैसे कि माइन हुआ, सीमेंट फैक्ट्री हुआ, ग्लास फैक्ट्री हुआ, ऐसी फैक्ट्री जिससे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पे या मेंटल ग्रोथ पे जो नौकरी पे ऐसी जगहों पे नहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन आप किसी और जगहों पे रखने के बारे में इसने मना नहीं किया। और इसने क्या कहा है, इसमें कई सारे इसमें एक्ट भी लाए गए हैं, जैसे कि आप द माइंस एक्ट लाया गया 1952 में, मर्चेंट शिपिंग एक्ट लाया गया 1958 में, प्लांटेशन लेबर एक्ट लाया गया 1951 में। तो ये सारे एक्ट लाए गए और इसके तहत इन्होंने फाइन भी रखा कि जिस इंसान ने ऐसे बच्चों से मजदूरी करवाई उसको 20,000 फाइन भी भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। उसके बाद एक आया है चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 में। 2016 में इन्होंने क्या किया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को अमेंड करके, संशोधित करके चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 कर दिया। इसमें इन्होंने कहा कि 14 से 18 साल तक के बच्चों को आप ऐसी जगहों पे नौकरी नहीं देंगे। और इन्होंने क्या किया, कहा कि 6 महीने की जो प्रिजनमेंट थी उसको बढ़ा के 2 साल कर दी। इससे पहले हमने देखा कि अगर आपने किया तो आपको 20,000 फाइन भरना पड़ेगा और 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। पर अब अगर आपने ऐसा किसी बच्चे को किसी हजार्डस, किसी नुकसानदायक फैक्ट्री या माइन या कोल माइंस में लगाया तो आपको 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। और साथ में फाइन कितना इन्होंने कर दिया, 50,000 कर दिया। तो क्या तो आपको 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा या आपको 50,000 फाइन ही करना पड़ सकता है। और अगर आपने ऑफेंस को रिपीट किया, दोबारा भी आपने यही काम किया, तो आपकी सजा 1 साल से बढ़ के 3 साल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। सबसे पहले हमारा देखते हैं बोर्ड पे, वो है फ्रीडम ऑफ ए कंसाइंस, बी प्रोफेस, सी प्रैक्टिस, डी प्रोपोगेट। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 हमें आजादी देता है, हर व्यक्ति को आजादी देता है कि इंसान अपने रिलीजन को, अपने धर्म को किसी भी तरीके से कंसाइज कर ले, प्रोफेस कर ले, प्रैक्टिस कर ले या प्रोपोगेट कर ले। कंसाइज मतलब कि हर इंसान के पास अपनी आजादी कि वो भगवान की कह लीजिए या रचयिता कह लीजिए या गॉड से किसी भी तरीके से कनेक्ट करे अपने आप को, ये उसका अपना फ्रीडम, अपनी विल है। प्रोफेस मतलब कहता है कि इंसान चाहे तो किसी अपने बिलीफ को, अपने भरोसे को, अपने धर्म के बिलीफ को, अपने विश्वास को किसी भी तरह डिक्लेयर करे, फ्रीली और ओपनली कह सके, डिक्लेयर कर सके, बता सके। प्रैक्टिस कहता है कि आप उसके लिए वर्शिप कर सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, हवन करना, यात्राएं निकालना, यात्राओं पे जाना, तो किसी प्रकार से आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डी कहता है प्रोपोगेट, यानी कि आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आपको आजादी कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर किसी और को मजबूर नहीं करना है या जबरन उसका धर्म बदलना नहीं है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। सेकंड वन जो आपका आता है अनुच्छेद 26, ये है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 25 जो है वो इंडिविजुअल को दिया गया हुआ अधिकार है। अनुच्छेद 26 जो है वो कलेक्टिव, एक समूह के बारे में बात करता है, जैसे कोई मंदिर या कोई ट्रस्ट हो जो रिलीजियस अफेयर चलाता हो। इसके लिए क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिंग दी थी, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसी कलेक्टिव बॉडी, इंडिविजुअल्स की कलेक्टिव बॉडी होनी चाहिए और उनका एक सिस्टम होना चाहिए, बिलीफ का, एक विचार का होना चाहिए, उनके एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और अलग नाम से वो जाने जाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि कहा कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, ये क्या है, ये रिलीजियस सोसाइटी को क्या कहा था कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है।
तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आपका एक कलेक्टिव है और अनुच्छेद 25 जो है वो इंडिविजुअल अकेले के लिए है, अनुच्छेद 26 एक कलेक्टिव फॉर्म के लिए है। अब आते हैं अनुच्छेद 27 पे, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो स्टेट आपको बाध्य नहीं करता कि आप किसी प्रकार का टैक्स दें किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए। आप चाहे तो फीस दे सकते हैं, फीस दी जाती है, फीस अलाउड की जाती है कि उनकी सफाई इन सब का खर्चा उठाया जा सके, लेकिन कोई टैक्स नहीं लगाया जाता क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो किसी भी तरह से किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्सेशन नहीं है, फीस लगाई जाती है। उसके बाद आखिरी आपका चौथा देख सकते हैं हम, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 है, इसमें ये कहता है कि स्टेट द्वारा फंड दिया गया हो, कोई भी संगठन हो या स्टेट द्वारा चलाया गया संगठन हो, उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश या इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। तो हम देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पहला आपका आता है जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अनुच्छेद या आर्टिकल 29। अनुच्छेद 29 कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक हैं उनके हम इंटरेस्ट की सुरक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? ये दोनों ही बेसिस पे माइनॉरिटीज हम देखेंगे। पहली माइनॉरिटी जो आती है वो आती है आपके लैंग्विस्टिक आधार पे और दूसरी माइनॉरिटी आपकी आती है रिलीजियस आधार पे। चाहे वो रिलीजियस आधार पे हो या जो भी माइनॉरिटी में है, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? आप उनको आजादी देते हैं कि वो चाहे तो अपने लैंग्वेज की, अपने स्क्रिप्ट की, अपने कल्चर की, अपने बिलीफ की सुरक्षा कर सकें, और वो चाहे तो किसी भी जो भी स्टेट ओन्ड है, यानी जो भी जिनमें भी राज्य पैसा देता है, एड देता है या खुद उसे चलाता है, जिन भी विद्यालयों या संस्थाओं को, ऐसे संस्थान या विद्यालय में माइनॉरिटीज जाके ऐसे विद्यालयों में या संस्थान में माइनॉरिटीज जाके पढ़ सकता है। अनुच्छेद 30 जो सेकंड वन आप देख सकते हैं बोर्ड पे, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज के पास, अल्पसंख्यकों के पास यह अधिकार है कि वो चाहे तो अपनी चॉइस से किसी भी तरीके के एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक संस्थान को चला सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्हें एड भी देगी और हेल्प भी करेगी। अब तक हमने जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक, अगर उनकी सिर्फ घोषणा कर दी जाए, बता दी जाए, दी जाए तो दिया जाए, उसलेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर उनको जब तक सही से इन्फोर्स नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता, और अगर उनका उल्लंघन हो, वायलेशन हो, तो उसके लिए कोई दंड विधान या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अनुच्छेद 32 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फंडामेंटल राइट का फंडामेंटल राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत जो जनता है या जो नागरिक है वो क्या कर सकती है, उसको 4 तरह के अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा जा सकती है अपने फंडामेंटल राइट्स की गुहार लगाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स के लिए वो सीधे जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या ऑर्डर करेंगे? ये रिट्स जो हम लिखा है बोर्ड पे, रिट्स या ऑर्डर करेंगे कि इंसान को सही से उसका मौलिक अधिकार मिले, उसका हनन ना हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स लागू करते हैं। रिट्स कितने प्रकार के हैं? आपके 5 प्रकार के हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरियल, क्यू वारंटो। तो हम पांचों देख लेते हैं। पहला आपका आता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी ने किसी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से डिटेन कर रखा है या पकड़ रखा है या बंदी बना रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देती है कि तुरंत उस व्यक्ति की शरीर को, यानी उस व्यक्ति को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई चलाई जाए। आप बिना इजाजत किसी को छुपा के गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। बी आता है मैंडेमस, बी कमांड। इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय जो होते हैं यानी सुपीरियर कोर्ट जो होते हैं, वो पब्लिक ऑफिशियल्स को पूछते हैं कि किस अधिकार से या किस हिसाब से आपने अपना काम नहीं किया, आप अपना काम करने से चूक गए, ऐसा क्या होता है। वो किसके किसके अगेंस्ट होता है? वो पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट हो सकता है, इंफीरियर यानी छोटे मोटे कोर्ट के अगेंस्ट, या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है कि आपको हम कमांड करते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया या कैसे आप इस काम को करने में असफल रहे या फेल रहे। अगला आपका आता है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब टू फॉरबिड। फॉरबिड मतलब रोकना होता है। ये क्या करता है? हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट करता है, रोकता है कि आप इस काम को या इस प्रोसीडिंग्स को यहीं रोक दें और इसे आगे प्रोसेस ना करें। तो मैंडेमस की तरह ये इस रोकता है काम को, ये डायरेक्ट ये इनएक्टिविटी को करता है। देखिए आपका मैंडेमस में क्या था? कमांड करता था कि आप काम क्यों नहीं किया, आप काम कीजिए। प्रोहिबिशन में फॉरबिड यानी रोकता है कि आप ये फला काम या ये फला कार्रवाई को यहाँ रोक दें, इसे हमें दे या सौंप दें। उसका आपका आता है सेरिटोरी, जिसमें क्या होता है? ये होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। ये क्या करता है? ये भी हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को कहता है कि जो आपके पास केस पेंडिंग है, अभी तक आपके पास जो केस पड़ा हुआ है, उसको स्क्वैश करके अपने पास बुला लेता है, उसको खारिज कर देता है। लास्ट आपका आता है क्यू वारंट। क्यू वारंट पूछता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से या किस हक से।
इसमें क्या करता है, कोर्ट इंक्वायर करता है किसी भी लीगलिटी के पर्सन की कि वो किस हिसाब से ऑफिस में है, क्या वो लीगली है या इलीगल है। किसी भी काम या किसी पर्सन की लीगलिटी चेक करता है क्यू वारंटो के तहत पे। ये इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन करता है, यानी गैर कानूनी तरीके से अगर कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके बैठा है तो उसको ये चेक करता है कि किस अथॉरिटी से आप इस पब्लिक ऑफिस या पब्लिक चेयर पे बैठे हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने देखा था कि आर्टिकल 33 ऐसा है जिसके तहत पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स की, मिलिट्रीज की, आर्मीज की फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। आता है आपका आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 आपका मार्शल लॉ था या मिलिट्री रूल था, हमने इसको डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है, जहां भी आपकी डिस्टर्बेंस होते हैं वहां पे मिलिट्री रूल या आर्मी रूल लगा दिया जाता है, और जब तक कि वापस से नॉर्मल पीस नहीं एस्टेब्लिश होता है तब तक वहां आर्मी रूल रहता है और आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपका आखिरी आता है अनुच्छेद 35 यानी आर्टिकल 35। इसमें क्या कहता है, पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए या उसके उल्लंघन के लिए सजा निर्धारित कर सकता है। पार्लियामेंट निर्धारित कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। अनुच्छेद 35 बस पार्लियामेंट को यह हक देता है, यह अधिकार देता है, स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य को नहीं देता है। क्यों? ताकि पूरे देश में, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए होती है, जब वो कानून बनाएगा किसी भी चीज को लेके तो वो पूरे देश के लिए रहेगा, पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म, एक जैसा, एक समान रहेगा। स्टेट लेजिस्लेचर को इसलिए यह नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन या अपवाद जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि पहला आपका आता है अनुच्छेद 31 से। देखिए ये 3 प्रकार के अनुच्छेद आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कभी कभार कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन है, जो अपवाद हैं जो फंडामेंटल राइट्स के। वो है 31A, 31B और 31C। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 31A, 31B, 31C क्या है। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां हमारा फंडामेंटल राइट्स चैप्टर खत्म होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी हर इंसान को अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए। तो यहां पर हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये डिस्कस करनी है कि टूर ऑफ ड्यूटी करके निकला है। मीडिया से जो पता चल रहा है, मीडिया से जितना पता चल रहा है वो ये है कि टूर ऑफ ड्यूटी करके सीडीएस जो हमारे आर्मी सीडीएस हैं बिपिन रावत, उन्होंने अनाउंसमेंट की है या कह रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी करके एक 3 साल की सर्विस शुरू की जाएगी, जिसमें उन्होंने अभी तक कहा है, मीडिया से हमें ये पता चल रहा है कि 100 ऑफिसर्स की रैंक होगी और 1000 जवान की रैंक होगी। इसके एग्जाम, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ अभी लीगली ना गवर्नमेंट ने दिया है, ना ही आर्मी साइट्स पे है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसे भी इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना है कि अभी तक परमानेंट कमीशन था, शॉर्ट सर्विस कमीशन था, और अब ये कुछ टूर ऑफ ड्यूटी करके आ रहा है जिसमें 3 साल के लिए जो चाहे वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, जिसमें अभी ट्रायल बेसिस पे 100 पोस्ट जो है वो ऑफिसर की है, 1000 पोस्ट जवानों की है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अनुमान लगाया जा सकता है कि ऑफिसर रैंक है तो कुछ एग्जाम होगा, शायद एसएसबी रख सके, पर एक बार नोटिस आ जाने दीजिए फिर हम कंफर्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ यूपीएसआई के भी फॉर्म आने वाले हैं जून तक, और यूपी लेखपाल के भी आने वाले हैं। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए। हम कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई और लेखपाल का पूरा फुली कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ।